हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। वी वर रीडिंग अबाउट वाटर द बेसिस ऑफ लाइफ। हम पानी के बारे में पढ़ रहे थे और जिस प्रकार से यहाँ सीवी रमन ने पानी का क्या इम्पोर्टेंस है वर्तमान हमारे जीवन में, उसको लेकर के उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्पोर्टेंस बताया। और इंडिया में, भारत में किस प्रकार से पानी का संरक्षण करना चाहिए उसको लेकर के भी उन्होंने सुझाव दिए हैं। बहुत ही बहुमूल्य सुझाव हैं उनके, और इसको लेकर के हमने पढ़ा। जब शुरुआत में हमने पढ़ा तो जब नील नदी की बात आई, मिस्र का निर्माण कैसे हुआ उसको लेकर के पढ़ा। आगे बढ़े तो उसमें किस प्रकार से मृदा अपरदन होता है, सनराइज, सनसेट, सूर्योदय, सूर्यास्त, सॉइल एरोजन, उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं हम। और किस प्रकार से उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको लेकर के देखिए। सबसे पहले तो ये कि ये जो रिवर नाइल है, रिवर नाइल में देखिए तो इन्होंने किस प्रकार से उन्होंने रिवर नाइल, जो नील नदी है उसके बारे में, ये जो हिस्सा था इसको डेजर्ट के रूप में, लीबियन डेजर्ट के रूप में उन्होंने बताया था। इधर नील नदी है और एक ऐसा पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पर ग्रासलैंड, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग सब कुछ है। उसका कारण है मुख्य रूप से नील नदी का पानी। फिर हमने जो सॉइल एरोजन की बात की थी कि किस प्रकार से मृदा अपरदन जो होता है, तो मृदा अपरदन में जब हैवी रेन होती है उस कारण से इस टाइप से ये जो डीप गलीज एंड रेविन्स, इस प्रकार के गड्ढे बन जाते हैं, इस प्रकार की नालियां जो बन जाती है, और वो क्या करती है, जो भी हमारी फर्टाइल सॉइल है उसको वॉश अवे कर ले जाती है। इस कारण से तो वो जो पूरी मिट्टी बह जाती है वो सॉइल एरोजन हो गया। ये डेजर्ट एरिया, जैसा लीबियन डेजर्ट है उस प्रकार से तो ये डेजर्ट है। और ये जो रेगिस्तान है उसका कारण है कि पानी की कमी स्पेशली, तो इनके बारे में हमने पढ़ा। और लेखक ने वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, ये भी बात कही थी, इसके बारे में हमने पढ़ा। और साथ ही साथ पानी जो है उसका कंजर्वेशन किस प्रकार से हो उसके लिए भी हमारे को बताया कि हम कैसे कंजर्व करें इसको। और जीवन में पानी का क्या उपयोग है, महत्व क्या है, कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उसको लेकर के आगे हम बढ़ते हैं। उससे पहले आपको जो वर्ड दिए उसके बारे में, जल ग्रहण क्षेत्र एक शब्द था जिसका उत्तर होगा कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया। एक था जलयान। जलयान के लिए शब्द आप शिप शब्द यूज कर सकते हैं, और वेसल भी, ये दो थे। एक था पिचर, पिचर यानी घड़ा। एक था पिक्चर, पिक्चर यानी चित्र। ये इस प्रकार से हमारे जो वर्ड्स आपको पूछे गए थे उसके उत्तर वगैरह हो गए। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली फ्रॉम द मडी रेड और ब्राउन ऑफ सिल्ट थ्रू वेरिंग शेड्स ऑफ येलो एंड ग्रीन, फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी। अब जब भी जिस प्रकार से बारिश होती है तो उस समय, जब बारिश होती है उस समय तो पानी एकदम नीट एंड क्लीन होता है। हाँ, एसिड रेन होती है वो बात अलग है, अम्लीय वर्षा की बात अलग है। नहीं तो देखिए पानी का जो कलर होता है वो नीट एंड क्लीन होता है, और ये जो पानी है चेंजेस, बदल जाता है, परिवर्तित होता है सक्सेसिवली, बहुत ही अच्छे तरीके से। किसमें? मडी रेड में। मडी रेड एक प्रकार से मटमेला लाल जो होता है, मटमेला लाल कलर, रेड कलर, और ब्राउन
भूरा कलर का हो जाता है, स्लेटी कलर। सिल्ट, सिल्ट जो गाद होती है उस कारण से। थ्रो, वेरिंग सेट्स, और अलग अलग प्रकार की उसमें क्या हो जाती है, धाराएं, आकार, उसमें इस प्रकार का कलर हो जाता है। येलो भी हो जाता है, कभी ग्रीन हो जाता है, और फाइनली अंत में टू द ब्लू ऑफ द डीप सी। डीप यानी गहरा, जब वो गहरे समुद्र में जाता है उस समय क्या होता है, ब्लू यानी नीले कलर का वो पानी बन जाता है। अब बारिश जब होती है उस समय नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन जमीन पर जैसे ही पानी गिरता है तो उस समय देखिए कि उस पानी का जो शेड है, कलर आदि जो है, वो मडी रेड भी हो जाता है, ब्राउन भी हो जाता है, अलग अलग जैसी मिट्टी है उस रूप में हो जाता है, और वो येलो, ग्रीन, और अंत में जब जैसे ही समुद्र में मिलता है तो नीले कलर का, क्योंकि जो नमक है उसकी उपस्थिति कारण को रेत के जो कण आदि होते हैं वो बैठ जाते हैं, और पानी जो उसके अंदर, इसके बाद में जो ऊपर पानी है वो उसमें मिक्सअप होते ही, और वहाँ समुद्र में पानी की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ जो नीले कलर का पानी हो जाता है। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, अब यहाँ पे जो जमीन के एक प्रकार से जो ट्रैक्ट्स बन जाते हैं, ऐसे रास्ते बन जाते हैं, हैव बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट, और ये जो उससे क्या होता है, गाद बन जाती है, वहाँ पे गाद इकट्ठा हो जाती है, थस डिपॉजिटेड, एक प्रकार से जमा हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, इज एविडेंट ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द सॉइल इन एलुवियल एरिया। एलुवियल एरिया वो होता है जलोढ़ क्षेत्र जिसको कहते हैं, जलोढ़, एलुवियल एरिया जलोढ़ क्षेत्र। और जलोढ़ क्षेत्र कौन सा, कि ड्यू टू फ्लड, बाढ़ के कारण जो पानी जाकर के कलेक्ट हो जाता है एक स्थान पे, तो वो हो गया एलुवियल एरिया। और ये पानी क्या होता है कि एक प्रकार से बारिश होने के बाद में चलते हुए बह करके किसी एरिया में जाके जमा हो जाता है, सच लैंड, और वहाँ क्या है, पानी तो गया, साथ में क्या लेके गया, मिट्टी वगैरह लेके गया, कचरा जो भी है वो सब वहाँ जाकर के जमा हो जाता है। और फिर क्या होता है, कंसिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर इज यूजुअली वेरी फर्टाइल, और बाद में क्या होता है, फर्टाइल यानी उपजाऊ। अब वहां पर ये पानी इकट्ठा हो गया तो काफी समय वहां पर रहता है। अच्छा, पानी में इस प्रकार का अवक्षेपण होता है, स्पंदन होता है, सस्पेंशन होता है, उसमें एक प्रकार से उसका जो बहाव है ना, सस्पेंशन जो बहाव, उसका एक प्रकार से फ्लो, तो क्या है कि पानी ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह से होने से धीरे धीरे समय अनुसार तो वो मिट्टी चिकनी बन जाती है, और धीरे धीरे काफ़ी फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी बन जाती है, और वो सिल्ट के रूप में भी जमा हो जाती है। तो ये इस प्रकार से पानी के बहाव के बारे में लेखक बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। द फ्लो ऑफ वाटर, ध्यान देना यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से एक प्रश्न भी बनता है। तो द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहाव, फ्लो ऑफ वाटर मीन्स पानी का बहाव। अब ये जो पानी का बहाव है अनडाउटेडली, बेशक प्लेड अ ग्रेट पार्ट एंड अ बेनिफिशियंट, लाभदायक, लाभकारी, वन इन द जियोलॉजिकल, जो हमारी जैविक भूगर्भिक जो है प्रोसेसेस, जो भी जैविक क्रिया होती है, भूगर्भिक क्रिया होती है, जैविक भूगर्भिक जियोलॉजिकल जो प्रोसेस है, इस भूगर्भीय क्रिया में विच द सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ यानी पृथ्वी, सरफेस यानी सतह, पृथ्वी की सतह पर हैज बीन फॉर्म्ड, जो बनी है, निर्माण हुआ है, जिसका फॉर्मेशन हुआ है, फ्रॉम द रॉक्स यानी चट्टाने, ऑफ इट्स क्रस्ट, क्रस्ट क्या होता है, इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का जो, पृथ्वी की आंतरिक सतह, वो कहलाता है क्रस्ट। अब ये जो पानी का जो फ्लो होता है, अब ध्यान दीजिए, पानी का जो बहाव है ये क्या करता है, बेशक एक अपने इस भूमि की जो परत है इसके निर्माण में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। पानी की जो, पृथ्वी की जो, अर्थ की जो ऊपरी सतह, इसकी जो क्रस्ट बनी है, आंतरिक क्षेत्र जो ऊपर, ये काफी, तो इसके बनने में पानी का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि पानी क्या, इसका जो फ्लो होता है वो बेशक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका और लाभदायक
एक प्रकार से लाभकारी रोल प्ले करता है। और भूगर्भीय जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस जो होती है, उस प्रक्रिया में ये जो मिट्टी होती है वो सतह पर जो भी जमा होती है और धीरे धीरे जो पानी एक प्रकार से जैसे बाढ़ आई और साथ में मिट्टी लाई, वो जमा हो गई। नेक्स्ट ईयर वापस और बाढ़ आई, वो और मिट्टी लाई और जमा हो गई। तो धीरे धीरे क्या एक प्रकार से वो क्रस्ट बन रही है उसकी, और इसमें पानी का सबसे बड़ा रोल है। और चट्टानें वगैरह जो बनी उसमें भी इस पानी का रोल रहा है। द सम एजेंसी, एक प्रकार से एजेंसी मीन्स मीडियम, एक प्रकार से माध्यम, कोई न कोई इसका जो माध्यम है। हाउएवर, जबकि, हालांकि, अंडर एप्रोप्रिएट यानी उचित, कंडीशंस यानी परिस्थितियां जो भी है, उस उचित परिस्थितियों में कैन आल्सो प्ले अ डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी, बहुत ही डेंजरस पार्ट, भूमिका, एंड वॉश अवे, बहा ले जाती है। वॉश अवे, बहा कर ले जाना, बहा कर ले जाना। द सॉइल यानी मिट्टी, विच इज द फाउंडेशन यानी बेसिस, एक प्रकार से आधार, फाउंडेशन यानी आधार, बेस जिसको कहें, बेसिस कह सकते हैं, ऑफ ऑल एग्रीकल्चर यानी कृषि, स्पेलिंग ध्यान देते रहे। एंड इफ अलाउड टू प्रोसीड, और फिर उसके बाद में एक प्रक्रिया होती है, और अनचेक्ड, बिना रुके, बिना रोकथाम के, कैन हैव द मोस्ट डिजास्ट्रस, विनाशकारी, डिजास्ट्रस भी विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव पार्ट जो इफेक्ट्स यानी प्रभाव, द लाइफ ऑफ द कंट्री। अब देखिए वर्ड मीनिंग के बाद में इधर ध्यान दें। लेखक कहता है कि पानी का जो फ्लो है, बहाव है, वो क्या करता है, इट कैरीज बिग पार्टिकल्स, स्टोन्स, सैंड, सॉइल यानी मिट्टी है, पत्थर है, पेड़ पौधे, कचरा सब साथ में ले जाता है, और ये जाकर के क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है, और वो एरिया एलुवियल एरिया बन जाता है, वो एक इस प्रकार का जलोढ़ क्षेत्र बन जाता है। वहां पर क्या होता है कि वो मिट्टी धीरे धीरे जमा होती रहती है, नेक्स्ट ईयर और आती है, जमा होती है, इस टाइप से वो क्या है, क्रस्ट बन जाती है। और पत्थरों के, चट्टानों के निर्माण में भी इसका योगदान रहा है, ऐसा कहना है। फिर क्या होता है कि ये जो चट्टानें वगैरह जो बनती है, तो ये एक प्रकार से एक एजेंसी का काम करती है, और जबकि उचित परिस्थितियां हो तो जब ये मिट्टी इकट्ठा तो वो वहाँ पे क्या फर्टाइल लैंड बन गई, क्योंकि ये मिट्टी आई और एक खाद का गाद के रूप में, सिल्ट के रूप में बनी, और धीरे धीरे वो ऐसी फर्टाइल लैंड बनती है कि उपजाऊ हो जाती है। लेकिन यही एजेंसी, यही माध्यम क्या करता है, डिस्ट्रक्टिव पार्ट भी प्ले करता है। डिस्ट्रक्टिव कैसे करता है, विनाशकारी कैसे होता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो अपने साथ में बहुत सारी जो मिट्टी है उसको वॉश अवे करके ले जाती है, बहा कर ले जाती है। और ये जब वॉश अवे करती है तो वो जो मिट्टी होती है, जो कि किसी भी एग्रीकल्चर का, हमारी कोई भी कृषि है उसका क्या है, फाउंडेशन है, उसका एक आधार है। और बिना उपजाऊ मिट्टी के अच्छी फसल होती नहीं है। अच्छी फसल के लिए मिट्टी का अच्छा होना, उपजाऊ होना, फर्टाइल लैंड होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इट वी कांट इमेजिन आवर एग्रीकल्चर, क्योंकि हम इसके बिना कृषि की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पत्थरों पर तो किसी भी प्रकार के जो अनाज को पैदा नहीं किया जा सकता, मिट्टी की आवश्यकता होती है, और वो भी फर्टाइल लैंड। तो उसमें क्या है, फर्टाइल लैंड होती है, तो उस फर्टाइल लैंड को ड्यू टू फ्लड, हैवी रेन, ये वॉश अवे हो जाती है, बहा करके ले जाने का काम करती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होती है बिना रुके, क्योंकि बारिश होती है, पानी बह करके चला जाता है, और हैवी रेन के कारण, जैसा मैंने आपको चित्र में बताया था, देखिए थोड़ा इसमें पहले आप देख लीजिए कि इस टाइप की स्थिति होती है। ये देखिए, ये जो हिस्सा हुआ, ये जो गड्ढे बने ये जो गड्ढे हैं, इसमें देखिए ये है हमारे सॉइल इरोजन का हिस्सा। हैवी रेन हुई, ये जो मिट्टी थी वो सब बहा करके लेकर के चले गए। इस कारण से क्या हुआ, वो जो वॉश अवे हुआ है फ्लड के कारण, तो ये मिट्टी काफ़ी बह गई। अब इसको कैसे भरा जाए, यहाँ पे ना तो खेती हो सकती है, मिट्टी को भरने के लिए और मिट्टी लानी पड़ती है, उपजाऊ मिट्टी कहाँ से लाएं। तो ये जो नुकसान होता है काफ़ी खतरनाक होता है, और इस कारण से क्या होता है, कोई भी
जो पानी है उसको कैसे रोकें, इसके या मिट्टी का बहाव कैसे रोकें, इसके लिए प्रयास करने होंगे। नहीं तो क्या होता है, ये हमारे लिए एक डिजास्ट्रस, बहुत ही विनाशकारी इसके प्रभाव होते हैं। जैसा हमने देखा कितने गड्ढे बन गए हैं, तो ये स्थिति हो जाती है। और ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, तो देश का जो भी ये कृषि से संबंधित एरिया है, उसका जो जीवन है, उस पर फ्लड का, बाढ़ का, सॉइल इरोजन का बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, लेखक का मानना है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम आगे। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन। अब देखिए मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का सवाल तो बनेगा ही, आपको पहले बता दिया इसको कि जिस प्रकार से ड्यू टू फ्लड व्हेन सॉइल वॉशेज अवे, जब हैवी रेन होती है और मिट्टी है वो बह जाती है, वो होता है सॉइल इरोजन। इज वन ऑफ सीरियस इम्पोर्ट, यानी एक बहुत ही गंभीर एक प्रकार से आयाम है। इन वेरियस यानी कई कंट्रीज, यानी देश, कई देशों में। तो ये एक प्रकार से गंभीर मामला, गंभीर स्थिति पैदा कर देता। कौन? मृदा अपरदन। मृदा का अपरदन जो होता है, सॉइल इरोजन जो होता है, तो ये बहुत ही विनाशकारी प्रभाव डालता है, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के, विशेष रूप से भारत के कुछ हिस्सों में मृदा अपरदन बहुत बड़ी समस्या है। द कंडीशंस, और जिन परिस्थितियों में अंडर विच इट ऑक्यूर्स, जिस परिस्थितियों में ये घटित होता है, ऑक्यूर्स, अकर्स बोलते हैं इसको, घटित होना। एंड द मेजर्स, जो भी जिस मापन में, जिस मात्रा में, जिस अनुपात में, बाय विच इट कैन बी चेक्ड आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी। क्लोजेस्ट स्टडी कहने का अर्थ घनिष्ठतम, एक निकटतम, एक प्रकार से निकटतम इसके अध्ययन की आवश्यकता है हमारे को। निकटतम इसके अध्ययन की, बहुत ही नजदीकी से कहने का अर्थ है कि ये किस प्रकार से सॉइल इरोजन हो रहा है, इसको कैसे चेक किया जाए, इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए बहुत ही अधिक घनिष्ठतम, कहने का अर्थ निकटतम, बहुत बड़ी निकटता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। क्योंकि सॉइल इरोजन ऑक्यूर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स, ये अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से होता है। इसके किस प्रकार, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इसकी प्रक्रिया है। द अर्लीस्ट ऑफ विच मैनी इजीली पास्ड अननोटिस्ड, कई बार क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है अननोटिस्डली पास्ड, यानी कोई ध्यान नहीं देता किसको क्या करना है, हम ध्यान नहीं देते। बहुत बारिश होती है, मिट्टी बह करके चली जाती है, उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, ना तो सरकार ध्यान देती है ना और आम जनता। तो फिर ऐसी स्थिति में उपजाऊ मिट्टी बह जाती है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उस एरिया का। इन द लेटर स्टेजेज, और बाद में क्या होता है, दूसरी जो ऐसे स्टेज रहती है उस स्तर पर क्या होता है, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ। अर्थ मतलब यहाँ पे मिट्टी से। तो जिस प्रकार से कटा हो जाता है, कटिंग, जिस प्रकार से कटिंग हो जाती है, जिस प्रकार से वॉशिंग अवे हो जाता है, उस मिट्टी का बहाव हो जाता है, तो उससे क्या होता है, is only too painfully apparent in the formation of deep gullies। और जब ये मिट्टी बह जाती है तो वहाँ पे डीप गलीज, रेविंज, यानी वहाँ पर क्या, नालियाँ और गड्ढे, गलीज एंड रेविंज, नालियाँ और गड्ढे कहने का खाई, जैसा आपको चित्र में बताया, इस प्रकार के गड्ढे बन जाते हैं। विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, और आपको बता दिया वैसे चित्र में, एग्रीकल्चर, कृषि आदि इम्पॉसिबल, असंभव। तो आपको एक बार वापस देख लीजिए, ठीक है, इसको मैं आपको वापस बता देता हूं कि जब बारिश होती है तो ऐसे गड्ढे बन जाते हैं। ये जब गड्ढे बन जाते हैं तो यहां पर खेती करना पॉसिबल, ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, यानी यहां पर कृषि संभव नहीं है। कारण क्या हुआ, फ्लो ऑफ वाटर, और वो पानी का जो बहाव था उसकी स्पीड तेज थी, उसका यहाँ पे एक प्रकार से स्लॉप, ढलान भी थी। तो वो क्या, उसने क्या किया, वॉशेज अवे, पूरी जो मिट्टी थी, सॉइल जो फर्टाइल लैंड थी, उसको बहा करके लेकर के चला गया। तो इस कारण से बहुत बड़ा नुकसान होता है। बढ़ते हैं हम आगे, देखिए सडन बस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन। अब इस प्रकार से कई बार भारी बारिश होती है और बहुत अधिक, एक्सेसिव, बहुत अधिक, अत्यधिक मात्रा में, बहुत अत्यधिक मात्रा में, जब सडन हो गया, अचानक, सडन यानी अचानक, बस्ट यानी एक प्रकार से
बारिश का होना, भारी बारिश, वैसे बस्ट यानी फूटना, तो भारी बारिश होती है ना, जैसे कहते हैं बादल फट गया, उस टाइप से। रिजल्टिंग, उसका परिणाम क्या होता है, इन लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर। सरप्लस वाटर क्या होता है, अधिशेष पानी। अधिशेष पानी कैसे, यानी जितनी हमारे को नीड है, आवश्यकता है, उस आवश्यकता से अधिक बारिश का होना। और जो जैसे जमीन पर पानी बरसा, आप देखेंगे भारी बारिश हो रही है तो शुरुआत में क्या होता है कि पानी एकदम थोड़ी बह के जाता है, बारिश होती जाती है और जैसा जमीन को नीड है, आवश्यकता है, जमीन उसको सोखती रहती है, एब्सॉर्ब करती है। लेकिन जैसे ही उसको स्थिति अच्छी हो गई, उसका ऊपर की जमीन काफ़ी हद तक भीग गई, उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही पानी होता पूरा बह करके चला जाता, वो होता है सरप्लस वाटर। और इज द प्रिंसिपल फैक्टर, और ये क्या है, प्रिंसिपल मीन्स मेन, मुख्य, प्राइम फैक्टर, तथ्य कारक, इन कॉजिंग सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन में सबसे बड़ा रोल है इस सरप्लस वाटर का। एक मृदा अपरदन में देखिए सरप्लस वाटर जो होता है, फ्लो ऑफ वाटर, सरप्लस वाटर, ये सॉइल इरोजन के मुख्य कॉज है, कारण है, ये उसका बड़ा फैक्टर है। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज, अब यहाँ पे कंट्रीब्यूटरी मीन्स यहाँ सेकेंडरी, सेकेंडरी मीन्स द्वितीयक, द्वितीयक होता है ना, प्राथमिक, द्वितीयक, कॉजेज यानी कारण। तो यहां द्वितीयक कारक का काम करता है स्लोप, स्लोप यानी ढलान ऑफ द लैंड। तो जमीन का जो ढलान होता है वो भी इसका कारण है। जैसे सॉइल इरोजन में हमने देखा तो सरप्लस वाटर भी इसका कारण है, स्लोप भी हो गई, उसकी ढलान भी हो गई। अच्छा, स्पीड, जो पानी का फ्लो, फ्लो ऑफ द वाटर, पानी का जो बहाव है, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, अब ये भी कारण है इसमें। रिमूवल यानी, रिमूव यानी हटाना, और प्रोटेक्टिव हो गया संरक्षण, एक प्रकार से सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक जो उपाय था। कोट यानी परत, किसकी, वनस्पति की। देखिए इधर ध्यान दें कि हमने पढ़ा स्लोप ऑफ द लैंड, दूसरा जिस प्रकार से सरप्लस वाटर, दूसरा, तीसरा इसमें देख लीजिए रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, और साथ ही साथ फ्लो ऑफ द वाटर, पानी का जो बहाव, जो फ्लो है, ये इसमें आ जाएगा अपने चौथा कारण के रूप में। ये स्लोप ऑफ द लैंड यानी सॉइल इरोजन में कौन कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। मृदा अपरदन में, मृदा जो होती है, मिट्टी बह जाती है, उसमें कौन कौन से कारक है, देखिए स्लोप, ढलान। अच्छा, दूसरा, जब दूसरे में हम जाएं तो उसमें देखिए कि सरप्लस वाटर, अधिशेष पानी, हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन, उसके बाद में जो पानी जिसको हमारे को नीड उसमें नहीं रहती और वो पानी बह जाता है, वो हो गया सरप्लस वाटर। थर्ड में जब हम आते हैं तो रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, यानी पेड़ों की कटाई, घास फूस, जब हम पेड़ों को काटते हैं, वनस्पति को काटते हैं, तो वहां पर क्या है कि नहीं तो पेड़ क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है। पेड़ को काट दिया फिर उसकी जड़ें बिल्कुल खोखली होगी, वो पकड़ के नहीं रखेगी, तो वो भी मिट्टी बह जाती है। और इसके अलावा फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी का बहाव, स्पीड जो उसकी है, तो ये भी। द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, यानी एग्जिस्टेंस में कहने का अर्थ हो गया अस्तित्व, एक प्रकार से उनका होना, और रट्स एक प्रकार से, रट्स क्या होती है, जैसे बैलगाड़ी चलती है, ट्रैक्टर चलता है, गाड़ियां चलती हैं, तो एक रास्ता बन जाता है, और वो रट्स का काम एक प्रकार से खाई टाइप बन जाता है। अब यदि पानी, बारिश हो तो पानी कहाँ इकट्ठा होता है, उस लाइन पे इकट्ठा हो जाता है, और ज़्यादा बारिश हो तो वहाँ से बह करके जाता है। तो ये जो खाइयाँ होती है, अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो विथ रैपिडली, मीन्स बहुत तेज गति से, स्पीडली, रैपिडली मीन्स स्पीडली, तेज गति से, गैदरिंग मोमेंटम, मोमेंटम यानी उसका एक प्रकार से स्पीड, गति। तो वो क्या करता है, वो अपने बहाव को, क्योंकि जहां जैसे ही ट्रैक मिल गया उसको, रट्स मिल गया, तो पानी तो क्या रास्ता मिल जाएगा, बहुत तेज गति से बहेगा, साथ में मिट्टी को भी ले जाएगा। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स, चेक का अर्थ है बंद, कहने का अर्थ है कोई भी बाधक तत्व, चेक यानी उसको रोकने वाला। पानी बह रहा है, बीच में कोई बाधक तत्व नहीं है, तो सीधी सी बात है पानी अपनी बड़ी स्पीड से जाएगा,
और यदि उसमें ऐसे चेक बनाई जाए तो पानी जरूर स्पीड कम हो सकती है। चेक्स टू सच फ्लो, इस बहाव को रोकने के कोई भी ऐसे बीच में चेक नहीं होते। इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, अविश्वसनीय रूप से लार्ज यानी विशाल, क्वांटिटीज जो इसमें मात्रा है उसकी, प्रेशियस यानी बेशकीमती, बहुमूल्य, बहुमूल्य, और सॉइल यानी मिट्टी। तो यहां इसका प्रेशियस सॉइल यानी उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी कैन बी वॉश्ड अवे और बह सकती है इफ सच कंडीशन, यदि ऐसी परिस्थितियां एग्जिस्ट विद्यमान रहती है, एज इज अनहैप्पीली टू ऑफन द केस, ज्यादातर हम देखते हैं कि ये प्राय ऐसी स्थितियां हमारे को दिखती है। क्या होता, वापस एक बार देख लीजिए कि सॉइल इरोजन जो होता है, मृदा अपर्दन जो होता है, उस मृदा अपर्दन का कारण क्या क्या है, इसका प्रश्न भी बनता है। और उसमें आप देखना है कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे स्लोप, ढलान, ढलान होगी तो पानी बहुत तेज गति से आएगा। दूसरी बात, वेजिटेशन जो है, हम जो पेड़ पौधों की कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काट देते हैं, तो वो भी उसका मुख्य कारण रहता है। फ्लो ऑफ वाटर, पानी का जो बहाव है वो भी, स्लोप हो गई, फ्लो हो गया, कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो चीज इसमें आ गई, और साथ ही साथ जो रिमूवल ऑफ वेजिटेशन जो है ये भी हो गया इसका प्रिंसिपल फैक्टर में। और सरप्लस वाटर जो है यानी अधिशेष पानी, कहने का अधिक बारिश हुई, पानी को हम कलेक्ट करने के लिए हमारे पास तालाब नहीं, हमारे डैम बनाए हुए नहीं हैं, हमने इस प्रकार के कोई इस स्पीड को रोकने के कोई तरीके अपनाए नहीं है, तो पानी बहुत तेज गति से जाएगा और मिट्टी का पूरा एक प्रकार से कटाव हो जाएगा। वहाँ पे डीप गलीज, रेविंस यानी खाई है, गड्ढे हैं, इस प्रकार से बन जाते हैं, उपजाऊ मिट्टी चली जाती है। ये कहना है हमारे इस पाठ के लेखक सीवी रमन का। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा उन्होंने, द मीनस, मेनस क्या होता है, एक प्रकार से खतरा, बहुत बड़ा खतरा, डेंजर, विनाश जिसको हम कह सकते हैं, एक विनाश, विच सॉइल एरोजन प्रेजेंट्स टू द कंटिनेंस ऑफ द सक्सेसफुल एग्रीकल्चर इज एन अलार्मिंग, यानी एक प्रकार से हमारे को चेतावनी देने वाला। तो जिस प्रकार से कंटिन्यूएंस, तो ये जो मृदा अपर्दन होता है ये लगातार एक प्रकार से कंटिन्यूएंस ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर इज एन अलार्मिंग वन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, की भारत में मृदा का कटाव, भारत के विभिन्न भागों में मिट्टी का, सॉइल एरोजन का होना, मृदा का अपर्दन होना, भूमि का कटाव होना, ये एक प्रकार से बहुत बड़ा विनाश का कारण, खतरे का कारण बनता जा रहा है। देखिए, कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन, बहुत ही जल्दी, तुरंत उस पर अटेंशन यानी ध्यान देने की जरूरत है। एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और हमारे को रोकथाम के उपाय, प्रिवेंटिव एक्शन, इस प्रकार के हम रोकथाम के कार्य, उसके रोकथाम के कार्य को अपनाने की जरूरत है। द टेरासिंग, तो अब कैसे रोकें, पहले तो बताया कि मृदा अपर्दन के कारण क्या है, सॉइल इरोजन के कॉजेज क्या है, प्रश्न बनेगा। अब उसको रोकने के क्या उपाय है, कैसे हम उस मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं, ये भी प्रश्न बनता है और पूछा गया है कई बार। तो उसमें देखिए, द टेरासिंग ऑफ द लैंड, तो टेरासिंग ऑफ द लैंड यानी भूमि को समतल, एक तो वो करना, समतल करना, टेरासिंग करना, एक प्रकार से उसको समतल करना। द कंस्ट्रक्शन यानी एक प्रकार से निर्माण ऑफ बंड्स, बंड्स यानी जो बंद होते हैं, यहां हम डैम के रूप में, डैम होते हैं, चाहे डैम बनाओ, चाहे पॉन्ड बनाओ, तालाब, लेक, झील बनाओ, इस प्रकार के जोहड़ बनाओ हमारे एरिया में जो कहते हैं, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, ताकि क्या कर सके हम, चेक द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, पानी का, जब वैसे वाटर एक लिक्विड है, इससे पहले आर्टिकल द वगैरह ये अंदर नहीं लगते, लेकिन बार बार रिपीट हो तो हम द शब्द यूज कर सकते हैं, ध्यान दें। तो चेक द फ्लो ऑफ वाटर, तो पानी का जो बहाव है उसको कैसे चेक किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, चेक यानी यहाँ रोकने से, तो उसका तरीका अपनाया जाए। द प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन, हम क्या करें, कंटूर कल्टीवेशन, कंटूर कल्टीवेशन क्या होती है, सीढ़ी नुमा कृषि होती है। सीढ़ी नुमा कृषि कैसे, देखिए जैसे चावल वगैरह, जैसे चाय की जो खेती आदि होती है तो उसमें क्या होता है, इस टाइप से उसमें बनाते हैं, ये जो पहाड़ी एरिया होता है उसमें इस टाइप से, ये इस टाइप से होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये सीढ़ियाँ ऐसे बनाई, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ये ऐसा ऐसा रखते हैं, इसमें पानी भर जाता है, इससे ओवरफ्लो हुआ, इसमें आता है, फिर इसमें इस टाइप से रहता है, तो फिर इसके बाद में ओवरफ्लो हुआ, इस टाइप से आएगा,
ऐसे, तो इसमें क्या होगा, एक तो पानी की स्पीड कम होगी, दूसरा वहाँ जैसे सरप्लस पानी हो गया नेक्स्ट में चला गया और इस टाइप से, तो उसमें पानी का बहाव भी रुकेगा और कंटूर कल्टीवेशन को हमारे को अपनाने की ज़रूरत है। एंड द प्लांटिंग ऑफ अप्रोप्रिएट उचित प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्रॉपर उचित टाइप्स यानी प्रकार और वेजिटेशन जो भी वनस्पति है उसको आर एमंगस्ट द मेजर्स दैट हैव बीन सजेस्टेड, यानी उचित प्रकार की वनस्पति को लगाने की आवश्यकता है। यानी ऐसे वन बनाई जाए जिसे वो पानी को किस प्रकार से चेक किया जाए, कंटूर कल्टीवेशन किया जाए, उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि हमें इस प्रकार की वेजिटेशन लगाई जाए। यानी जैसे रेगिस्तान एरिया है, डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पर आप सोचें कि आम के पौधे तो लगेंगे नहीं, तो अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर क्लाइमेट वहाँ पे जैसा है वातावरण है, जिस प्रकार की लैंड है, सॉइल है, मिट्टी है, भूमि है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे पौधे लगाए जाएं ताकि वो मिट्टी वहाँ से बहे नहीं, उड़े नहीं। इट इज ऑब्वियस, ये क्लियर है, स्पष्ट है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस मीन्स क्लियर, स्पष्ट, दैट द एम यानी हमारा जो टारगेट है शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, यानी लक्ष्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य ये होना चाहिए कि पानी के फ्लो को रोकना है एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, जहां तक हो सके, जितना पहले संभव हो सके उस स्थिति में कंडीशन में उसको रोकने का प्रयास किया जाए बिफोर इट हैज एक्वायर्ड, जब तक वो प्राप्त कर ले, एक्वायर कर ले क्या, स्पीड जो होती है एप्रिशिएबल, एक प्रकार से जो भी प्रॉपर यानी वो बहुत उचित, जिस प्रकार से पानी की गति जैसे वो अपने मोमेंटम को, वो अपनी स्पीड को जैसे ही पकड़ ले उससे पहले, यानी पानी गति पकड़े उससे पहले ही हम उसकी स्पीड को कैसे धीमे रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वो हमें कार्य करना चाहिए। तभी, नहीं तो स्पीड पकड़ ली उसके बाद में आपने चाहे वगैरह डैम वगैरह बनाया तो वो उसको भी तोड़ सकता है। एंड कॉरिस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, क्योंकि जब तक वो विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव पावर को गेन कर ले, क्योंकि पानी में बहुत, पानी, अग्नि और वायु, ये जो ऐसी नेचुरल पावर्स है जिसके ऊपर इंसान चाहे कि कब्जा कर ले, पॉसिबल नहीं है। हाँ, कम किया जा सकता है, जैसे पानी का जो फ्लो है इसको कम करना है तो बीच में ऐसे चेक्स बनाई जाए, तो उससे क्या स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होगी तो क्या है कि जैसे स्पीड कम होगी तो उससे क्या है कि वो डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले नहीं कर पाएगा। नहीं तो क्या है, बीच में जो भी आया मिट्टी का भी कटाव होगा, कोई शहर आए तो उसको भी बहा के ले जा सकता है। तो हम देखते हैं जब फ्लड आती है तो ये जो डिस्ट्रक्टिव पावर है, विनाशकारी जो शक्ति धारण करे, उससे पहले हम उसको रोक लें। बढ़ते हैं आगे। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। देखिए इसको इसी लाइन से एक प्रश्न ऐसे पूछा गया पहले कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, हाउ, कि पानी जीवन का आधार है, कैसे, बेसिस ऑफ लाइफ, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ मीन्स पानी जीवन का आधार है। देखिए, पानी जीवन का बेसिस है, आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट, कोई भी जानवर, कोई भी पौधा कंटेन्स, उसके अंदर होता है सब्सटेंशियल, एक प्रकार से उचित, प्रोपोर्शन यानी अनुपात, रेशियो में, प्रत्येक प्राणी में उचित अनुपात में, निर्धारित अनुपात में, एक प्रकार से निर्धारित अनुपात में, ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर, स्वतंत्र रूप से या जिस रूप में भी हो पानी की मात्रा होती है इन इट्स बॉडी, उसके शरीर में। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल, कोई भी शारीरिक, फिजियोलॉजिकल शारीरिक या जैविक, जिसको कहें जैविक एक्टिविटी यानी गतिविधि, इज पॉसिबल, पॉसिबल यानी संभव, इन विच द फ्लड यानी द्रव, लिक्विड के रूप में, डज नॉट प्ले एन इसेंशियल यानी मेन, अनिवार्य, नेसेसरी, अनिवार्य, इसेंशियल, पार्ट का अर्थ या भूमिका, यानी ऐसी कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है विदाउट वाटर, बिना पानी के कोई भी जैविक शारीरिक प्रक्रिया संभव नहीं है। जानवर हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सभी में किसी न किसी मात्रा में, अनुपात में पानी सभी के शरीर में विद्यमान है। वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, जानवरों के लिए पानी आवश्यक है,
वाइल मॉइस्चर, नमी, मॉइस्चर क्या होती है, नमी क्या होती है, देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार का अमाउंट, लेस अमाउंट, अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन समथिंग समबॉडी, किसी भी चीज में पानी की बहुत कम मात्रा, यानी उसकी जो निर्धारित कम से कम मात्रा है वो होना। आप देखेंगे जैसे कोई पेड़ है, गर्मी का मौसम में आप बैठे हैं और थोड़ा सा उसके पास का हिस्सा खोदेंगे तो आपको लगेगा कि भीगी हुई जमीन आएगी, वो है मॉइस्चर, नमी। इन द सॉइल, मिट्टी में इक्वली समान रूप से इम्पेरेटिव फॉर द, यानी एक प्रकार से आवश्यक, इम्पेरेटिव यहाँ पे नेसेसरी, आवश्यक, फॉर द लाइफ, लाइफ यानी जीवन, ग्रोथ यानी वृद्धि, ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स यानी पौधे, ट्रीज पेड़, दो द क्वांटिटी नेसेसरीली वेरीज, अलग अलग रूप में, इनॉर्मसली बहुत अधिक, इनॉर्मसली बहुत अधिक, विथ द स्पेसीज, जो भी प्रजातियां हैं, स्पेसीज प्रजातियां, यानी चाहे कोई भी हो, कोई पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी ग्रोथ की वृद्धि के लिए, उस प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए, या फिर कोई भी वेरीज जो स्पेसीज है उसके लिए पानी की मात्रा बहुत ही जरूरी है। बिना, विदाउट वाटर दे कांट अलाइव, इस स्थिति में उनका जीवित रहना संभव नहीं है, इसलिए पानी का रोल बहुत ही बड़ा है। बढ़ते हैं हम आगे। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज द फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन यानी मानवीय, वेलफेयर हो गया कल्याण, कंजर्वेशन संरक्षण, प्रोटेक्शन संरक्षण, यूटिलाइजेशन हो गया उसका उपयोग, कैसे यूज करें, वाटर पानी, फंडामेंटल आधारभूत, बेसिक। अब पानी का संरक्षण, लेखक क्या कह रहा है, पानी का संरक्षण मानव जीवन के लिए आधारभूत कारण है और उसको बचाना, उसका संरक्षण करना, ये हमारे लिए उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन, उपयोग, उसका कंजर्वेशन, उसका संरक्षण मनुष्य जाति के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसके मानव कल्याण के लिए जरूरी है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। अपार्ट यानी के अलावा, इसके अलावा आर्टिजन वाटर, आर्टिजन वाटर कौन सा होता है आपको बताते हैं, जो भी जैसे वाटर फ्रॉम वेल्स, वाटर फ्रॉम वेल्स, वेल्स यानी कुएं, कुओं का पानी, दैट इज आर्टिजन वाटर, प्राकृतिक, जो प्रकृति से मिला हुआ। अपार्ट फ्रॉम के अलावा, तो कुओं के अंदर जो पानी होता है उसके अलावा द अल्टीमेट सोर्स, जो एक प्रकार से जिसमें हम कहें कि वास्तविक जो स्रोत है, सोर्स हो गए स्रोत, इन ऑल केसेस, सभी मामलों में, हर क्षेत्र में, इज रेन और स्नोफॉल। देखो आर्टिजन वाटर जो होता है, कुओं के पानी के अलावा यदि कोई हमारा सोर्स है, पानी का स्रोत है, तो वो कौन सा है, या तो रेन, या तो बारिश, या स्नोफॉल, या फिर पहाड़ों पर जो बर्फ आदि है, बर्फबारी के कारण जो बह करके नदी के रूप में, गंगा नदी वगैरह जो ऐसे आ रही है वो, इसके अलावा सोर्सेज नहीं है। समुद्र का पानी हमारे लिए पीने लायक नहीं है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारत की ज्यादातर कृषि, एग्रीकल्चर डिपेंड्स यानी निर्भर करती है, भारत में ज्यादातर कृषि निर्भर करती है ऑन सीजनल यानी ऋतु के अनुसार, रेनफॉल, जैसे ऋतु के अनुसार जो बारिश, रेनफॉल जो होता है, बारिश होती है उस पर, एंड इट्स देयरफॉर, इसके अलावा वेरी सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील, टू एनी फेल्योर और इरेगुलरिटी, अनियमितता ऑफ द सेम। एक तो क्या होता है कि सीजनल रेनफॉल होता है, हमारे यहाँ बरसात के मौसम में बारिश होती है, फिर इसके अलावा नहीं होती। दूसरा इरेगुलरिटी रहती है, अनियमित बारिश होती है। जैसलमेर का एरिया यदि आप देख लें, जो थार का एरिया है, उसमें क्या होता है, एक तो इरेगुलर प्लस इनएडिकेट, इरेगुलर अनियमित, इनएडिकेट अपर्याप्त, अनियमित और अपर्याप्त बारिश होती है, अकाल रहता है, ड्रॉट रहता है। तो ऐसी स्थिति के कारण, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज दूसरे हैं नहीं, तो काफ़ी नुकसान होता है। और जब बारिश नहीं होती तो भी देखिए, बारिश होती है और हैवी रेन होती है तो फ्लड आएगी, तो भी मिट्टी का कटाव होगा, और बारिश नहीं होती है तो भी होगा। कैसे?
कि ऐसी स्थिति में वहाँ तेज़ हवाएं चलती है। तेज़ हवा चलने से क्या होता है, मिट्टी उड़ के चली जाती है, वो भी वॉश अवे हो जाता है एक प्रकार से ड्यू टू जो एयर है उसके कारण। ऐसे इस प्रकार के जो रेतीले साइक्लोन आ जाते हैं ना, रेत के बवंडर, उसके कारण। द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन एंड ऑफ इनएडिकेट यानी अपर्याप्त, नॉट सफिशिएंट और इरेगुलर अनियमित रेनफॉल, बारिश का होना, आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर। देखिए, एक तो अपर्याप्त बरसात और इरेगुलर होना, और अपर्याप्त होना, अनियमित होना, ये आपस में कनेक्टेड है। अपर्याप्त होगी, कम बारिश होगी, रेत उड़ेगी। अच्छा, इरेगुलर होगी तो भी, और साथ ही साथ फ्लड आएगी तो भी। इन स्थितियों में सॉइल इरोजन होगा, एग्रीकल्चर का नुकसान होगा। और इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है, दैट द एडेप्शन ऑफ टेक्निक्स, हम इस प्रकार की टेक्निक को अडेप्ट करें, अपनाएं, गेन करें। ऐसी टेक्निक यानी तकनीकी प्रिवेंटिंग, जो रोके सॉइल इरोजन, मृदापन को रोके, वुड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व यानी संरक्षण, जो हमारे मृदा के संरक्षण का कार्य करे, एंड कीप द वाटर वेयर इट इज़ वांटेड, और पानी को हम ऐसे स्थान पे कलेक्ट करें जहाँ पर इसकी नीड है, आवश्यकता है। यानी हम जैसे ही बारिश हो रही हो उस समय ऐसा डैम बना हुआ हो, ऐसा पॉन्ड बना हुआ हो, ऐसी लेक, झील बनी हुई हो, इस प्रकार का जोहड़ बना हुआ हो, और अभी जो जिस प्रकार से ऐसा कैचमेंट एरिया है, जलग्रहण क्षेत्र है, तो वहाँ से पानी को कलेक्ट किया जाए, कलेक्ट करके और उसके बाद में उसका यूज़ हो सकता है। तो जल प्रबंधन अभियान इसमें चला था, आपको ध्यान हो। इस प्रकार की जो व्यवस्था है तो क्या है कि काम आ सकता है, और बरसात के पानी को हम कलेक्ट करें। हमारे घरों में भी जैसे छत पर पानी गिरता है तो उसको इस प्रकार से कनेक्ट किया जाए। हमारे अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक बना हुआ है, टाँका जिसको बोलते हैं, उसके अंदर, तो वो क्या है कि एक प्रकार से हर घर जब ऐसा करेगा, सभी लोग जब ऐसा करेंगे तो पानी की बचत होगी और एक प्रकार से उसका यूज़ होगा, सदुपयोग होगा। नहीं तो ये पानी बह करके चला जाता है, यूज़लेस हो जाता है, कोई उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। शहरों में तो उसका बिल्कुल भी कोई प्रयोग नहीं हो पाता, नालों के रूप में गंदा पानी मिक्सअप, उसके केमिकल वगैरह सब, और वो ना तो फसलों के लिए यूज़फुल है और किसी चीज़ के लिए भी नहीं। ऐसी स्थिति बन जाती है। तो आगे इस प्रकार से हमने ये पढ़ा है कि किस प्रकार से पानी जीवन का आधार है, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, ये भी, और हाउ टू चेक सॉइल इरोजन, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, ये हमने पढ़ा। और जो भी इससे आगे का जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। उससे पहले मैं आपको जो भी वर्ड पूछने हैं तो उसको लेकर के मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उसमें आपको मैं एक तो दे देता हूँ, विशेष रूप से ध्यान दीजिए। एक तो शब्द आप इसका मीनिंग लिखेंगे, और दूसरा बेगर्स। एक वर्ड आपको ये दे रहा हूं मैं, जिसमें दो में, इसमें तो आपको हिंदी शब्द बताने, और यहाँ इसमें मैं हिंदी लिखूंगा, आप उसको आप इंग्लिश में लिखेंगे कि किस प्रकार से। जैसे एक तो हो गया वर्तमान और दूसरा है उपहार। ये आपके लिए वर्ड्स हो गए। और जैसे कि हमने इसको पढ़ा है, आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया ही है। इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और बाकी का इसका जो हिस्सा है वो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।